बाब 4 शहज़ादों के जज़ीरे पे खुशामदीद। किसी ने बहुत आहिस्ता से उसके अक़ब में कहा था। वो करंट खाकर पलटी। लॉबी तारीक थी, अलबत्ता अंदर की समेत मुड़ती राहदारी के आखिरी सिरे पर कोई टमटमाती सी सर्द रोशनी दिखाई दी थी। वो आवाज़ ही वहीं से आई थी। उससे पलटकर आखिरी बार दरवाजे की नॉब को घुमाया। वो जामिद रहा। उसे अब इस महल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करना था। जो वो बेवकूफ़ी कर चुकी थी उसे अंजाम तक पहुंचाना ही था। वो आंखें सुकेड़ कर अंधेरे में देखती आगे बढ़ी। तारीख राहदारी के उस पार कोई बड़ा सा कमरा था, शायद लिविंग रूम। खूब अंधेरे में वो सर्द सी मोमबत्तियों की रोशनी वहीं से आ रही थी। कौन? उसे चौकन्ने अंदाज से पुकारा। वो लिविंग रूम के चौखट पे आन खड़ी हुई थी और उसको खुशामदीद कहने वाली औरत भी वहीं सामने ही थी। लंबे स्कर्ट और स्वेटर में मलबूस, स्कार्फ चेहरे की गिर लपेटे, वो चूड़ियों सदा चेहरे वाली एक मोमर खातून थी। वो लिविंग रूम के दूसरे सिरे पे खड़ी, हाथ में पकड़ी मोमबत्ती से स्टैंड पर रखी मोमबत्तियों को जला रही थीं। एक एक करके सर्द पड़ी मोमबत्तियां जलने लगी थीं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। लंबी मोमबत्ती से ऊपर नीचे अटकी मोमबत्तियां जलाते हुए उन्होंने उसी नरमी से कहा था। वो अपनी जगह से नहीं हिली, बस बिना पलके झपके उस पुरताश लिविंग रूम के वस में रखी मेज़ को देखी गई, जिस पर रखा सुनहरी सितारों वाला क्लच मोमबत्तियों की हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। ये तुम्हारा पर्स है, तुम उसे ले सकती हो। अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरे पास सिर्फ मेरे बुलावे पे आ जाओगी तो मैं उस बच्चे को ना भेजती। उसे माफ़ कर देना, उसकी मजबूरी थी। आओ, बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? वो हाथ में पकड़ी मोमबत्ती लिए अब सामने रखी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वहाँ भी एक बड़ा सा कैंडल स्टैंड रखा नजर आ रहा था, जिसके ऊपर जगह जगह मोमबत्तियाँ सीधी रख खड़ी थीं। वो एक एक करके उन मोमबत्तियों को भी रोशन करने लगी। आया किसी मामूल की तरह चलती हुई आगे बढ़ी और बड़े सोफे के किनारे की नशिस्त पे जा टिकी। उसकी निगाहें अभी तक करीब रखी मेज़ पे धरे अपने सुनहरे क्लच पे थीं। कुछ खाओगी? उससे होले से नफ़ी में सर हिलाया। बहुत सारी हिम्मत मुजतमा करके वो बामुश्किल कह पाई, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ कहना है और फिर तुम्हें कुछ बताना है। अब्दुल रहमान आज सुबह की फ़्लाइट से इंडिया चला गया है, मगर जाते जाते उससे ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया था। वो अब उसकी जाने पुश की आखिरी मोमबत्ती जला रही थीं। वो अब्दुल रहमान के नाम पे हैरान नहीं हुई। उससे दोपहर में ही इस घर के बाहर गेट पे लगी तख्ती देख ली थी। उसके बावजूद जब वो बच्चा उस घर में दाखिल हुआ तो वो भी पीछे चली गई। वो सिर्फ अपने पर्स के लिए आई थी या किसी मोमे के हल के लिए? वो किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर थी। आपका अब्दुल रहमान पाशा से क्या रिश्ता है? वो बोली तो उसकी आवाज़ सर्द रोशनी की मानिंद मध्यम थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ साइल हो रहा था। मैं अब्दुल रहमान की माँ हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती मेज़ पर रखी और उंगली की पोरों पे लगी मोम खुर्शी फिर पलटकर उसकी तरफ आई। अब्दुल रहमान ने तुम्हें मिलने का कहा था, लेकिन जब तुमने इनकार किया तो भले वो हाथों और दामन का साफ ना हो, दिल का इतना साफ है कि वो रुका नहीं। अलबत्ता जाते जाते उससे मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया था कि मैं तुमसे मिल लूँ और तुम्हें उन सवालों के जवाब दे दूँ जो तुम्हारे जहन में किलबिलाते रहते हैं। वो दम साधे खामोशी से उस मोमर औरत को देखी गई जो ठहर ठहर कर बोल रही थी। उन दोनों के दरमियान रखी कॉर्नर टेबल पे एक फ़ोटो फ्रेम रखा था, जिसमें दो चेहरे पर मुस्कुरा रहे थे। एक वही मोमर खातून और दूसरा उनके साथ एक 35-36 बरस का मर्द, जिसके बाल घुंघराले और लंबे थे। आंखों पे फ्रेमलेस चश्मा था, चेहरे पे छोटी सी दाढ़ी जिसमें जगह जगह सफ़ेद बाल झलकते थे। निहायत गहरी सांवली रंगत का वो शख्स बहुत ही आम सा कबूल सरवत मर्द था। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, तुम अगर कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो। हया ने फोटो फ्रेम से निगाह हटाकर उनको देखा, जो मुस्कुराती पुरशफ़क़त निगाहों से उसे देख रही थीं। दरवाज़ा बंद हो जाने पर डर गई थी, मगर अब उस डर का शाइबा तक नहीं था। अब्दुल रहमान पाशा मुझे फूल क्यों भिजवाता है? सफ़ेद फूल, जो शायद दुश्मनी की अलामत होते हैं। उसके सवाल पर वो होले से मुस्कुराई। हर शख्स का अपना एक अंदाज होता है। शायद वो इस तरह फूल इसलिए भिजवाता है ताकि तुम्हें चौंकाए, तुम्हारी तवज्जो हासिल करे। मगर वो मुझे कैसे जानता है? उससे वो उलझन सामने रखी जो उसको मसलसल परेशान किए हुए थी। मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। दिसंबर में तुमने किसी चैरिटी इवेंट में शिरकत की थी। वो इस्लामाबाद में उस वक्त उसी होटल में था। वहाँ उसने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था और उसी रात पहली दफ़ा फूल भेजे थे। एकदम से उसकी उस 2 ढाई माह की बेचैनी का इख्तिताम हुआ।
उसे फ़ौरन याद आ गया जिस रात उसे सभांची की तरफ से सिलेक्शन की मेल आई थी। उसी दोपहर उससे वो चैरिटी लंच अटेंड किया था जो सारा की कज़न की किसी स्टूडेंट फाउंडेशन के ताउन से मुनक्कद किया गया था। उसमें शहर के कई बिजनेसमैन और दीगर बाअसर शख्सियात ने शिरकत की थी। वो और सारा भी यूं ही चली गई थी। यकीनन उसे अब्दुल रहमान पाशा ने वहीं देखा था। ये मुमकिन था। तुम्हें वो डॉली नामी ख्वाजा सरा तो याद होगा। उसे अब्दुल रहमान ने ही हमारे तवक्कुफ पे लगाया था। डॉली उसके आबाई घर का पुराना हादिम है। बरसों से हमारे साथ है और सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता था। जहाँ तक ताल्लुक है उस मेजर का जिसको तुमने उसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, उसकी मदद भी अब्दुल रहमान ने तुम्हारे वीडियो हटवाने के लिए ही ली थी। ये अलग बात है कि वो मेजर कर्नल गिलानी का बेटा है। कर्नल गिलानी जानती हो कौन है? उसे धीरे से नफी में सर हिलाया। कर्नल गिलानी वो थे जिनको तुम्हारे फूफा ने मुल्क छोड़ते हुए अपने किए में फंसा दिया था। बेगुनाह होते हुए भी कर्नल गिलानी ने कई साल सजा काटी और गो के वो बाद में रिहा हो गए थे। उन्होंने कैद की सोबतों में लगने वाली बीमारियों के हाथ जिंदगी हारी। उस मेजर की शादी होने वाली है। उसे तुम्हें सिर्फ अपने किसी जाती मंसूबे के लिए फंसाना चाहा था, मगर तुम बेफिक्र रहो, वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो ये था सारा खेल। एक बाअसर शख्स के अपनी मोहब्बत को पा लेने के लिए इस्तेमाल करता कुछ मोहरों की कहानी। सारी गुत्थियां सुलझ गई थीं। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो जरा सर्द लहजे में बोली। तुम ये घर देख रही हो? बयूक अदा में इस वक्त बिजली का कोई पोल मरम्मत के बायस काम नहीं कर रहा। सो इस इलाके में बिजली बंद है, वरना तुम देखती कि जिस घर में तुम बैठी हो वो बयूक अदा का सबसे खूबसूरत, सबसे आलीशान महल। ये दौलत, ये शान व शौकत, ये ताकत, ये सब कुछ और एक ऐसा शख्स जो तुमसे वाक़तन मोहब्बत करता है, ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम उसे कबूल कर लो, अगर तुम अब्दुल रहमान से शादी कर लो। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें इधर बुलाया है। अया ने एक गहरी सांस अंदर खींची। आपको पता है, जब कोई शख्स किसी औरत को असियत देता है और उसकी बेइज्जती का बाइस बनता है तो क्या होता है? वो औरत उस शख्स की इज्जत करना छोड़ देती है। मैंने भी अब्दुल रहमान पाशा की इज्जत करना छोड़ दी है। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरा जवाब साफ इनकार है। क्या है उस एक मामूली से रेस्टोरेंट ऑनर के पास जो अब्दुल रहमान के पास नहीं है? वो ज़रा हैरान हुई थी। उसके पास हयात सुलेमान है और अब्दुल रहमान पाशा के पास हयात सुलेमान नहीं है। वो बहुत ससाया से चबा चबा कर बोली थी। वो हाथों लाजवाब सी हो गई थी। और अगर वो ना रहे तब भी तुम्हारा जवाब इनकार होगा? वो एकदम अंदर तक काम गई। ये धमकी है? नहीं, महज एक सवाल है। मेरा जवाब फिर भी इनकार होगा। ठीक है, फिर तुम बेफिक्र हो जाओ। अब्दुल रहमान ज़बरदस्ती का कायल नहीं है, ना वो इश्क में जोग लेने वाला शख्स है। वो आज के बाद ना तुम्हें फ़ोन करेगा, ना तुम्हारा पीछा करवाएगा, ना ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। वैसे भी वो 2-2.5 माह से कब इंडिया से वापस नहीं आ पाएगा और उसके आने तक तुम जा चुकी होगी। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा जवाब इनकार हो तो मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी दे दूँ कि वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। तुम जा सकती हो। आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी। अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वैसे हैं। उससे अपना क्लच उठाया और तेजी से उठी। सुनो, तुम अच्छी लड़की हो। कभी दोबारा बयूक अदा आना हो तो इधर ज़रूर आना। मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नीम तारीख राहदारी के दूसरे सिरे पर बने दरवाजे का नॉब उससे घुमाया तो वो खुल गया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। पत्थर बन जाने के खौफ से उससे पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर शाम की नील को रोशनी डूब रही थी। हर सो अंधेरा छाने लगा था। वो दरवाज़ा बंद करके रोश पे आई। उसी पल बाहर से किसी ने सफ़ेद गेट खोला। नीम अंधेरे में भी उसे वो दोनों साफ नजर आ रही थीं। वो तुर्क में बातें करती, हाथ में हाथ डाले चली आ रही थीं। वो ही गहरे जामनी फ्रॉक वाली बच्ची और भूरे स्कार्फ वाली बड़ी लड़की जिसके बाजू में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी। वो मगन सी बच्ची का हाथ थामे चली आ रही थी। उसे सामने से आधा देखकर ठटक कर रुकी। हया तेज कदमों से चलती आगे बढ़ गई। पूरी स्कार्फ वाली लड़की रुक कर गर्दन मोड़े उसे जाते देखी गई। बच्ची ने उसे झंझोड़ा तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर अंदर की तरफ जाते अपने उसी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। हया तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। समंदर की तरफ से आती हवा मजीद सर्द हो चली थी। नीलकू स्याह पड़ती शाम दम तोड़ रही थी।
जब तक वो वापस बंदरगाह पे पहुंची, शाम अंधेरे में बदल चुकी थी। तारीख रात, वीरान समंदर और इसरार जजीरा। उसका दिल चाह रहा था कि कोई महफूज जगह मिले तो वो फूट फूट कर रो दे। अभी तो वो रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रात को फेरी कितने बजे आएगी? उससे टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। उसका मोबाइल जिहान साथ लाया था मगर वो वापस नहीं ले सकी थी। और जिहान और डीजे के मोबाइल नंबर्स उसे ज़ुबानी याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर लेती। वो चले गए होंगे और कितने परेशान हो गए वो अंदाज़ा कर सकती थी। 8 बजे। टिकट चेकर ने जवाब देते हुए बागौर उसे देखा, फिर साथ रखा कागज उठाकर देखा। आर यू हया सुलेमान, पाकिस्तानी टूरिस्ट? टूरिस्ट। उससे कहने के साथ वो प्रिंट आउट उसके सामने किया जिसमें उसकी और डीजे की आज सुबह की खींची तस्वीर प्रिंट की गई। यस, आई एम। मेरी फेरी निकल गई थी। क्या मेरे फ्रेंड्स इधर ही हैं? फरहत जज्बात से उसकी आंखें डुबडुबा गई थीं। उसे सोच भी कैसे लिया कि उसे छोड़कर चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन, कम टू पुलिस स्टेशन। और जब वो पुलिस ऑफिसर्स के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में उसे वो दोनों नजर आ गए। डीजे कुर्सी पे सर दोनों हाथों से थामे बैठी थी, जबकि जिहान उंगली उठाए दृष्टि से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर जवाबन नफी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था, मगर वो सुन नहीं रहा था। चौखट पे आहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मुड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। उसकी उठी उंगली नीचे गिर गई, लब भींच गए। एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकलकर उसकी जानिब आया। किधर थी तुम? उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं खो गई थी। वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो आधे बयूक अदा ने तुम्हें उसके पीछे भागते देखा। अकल नाम की चीज है भी तुम में या नहीं? एक पर्स के लिए तुम उसके पीछे भागी? फेरी छूट जाएगी या वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, तुम्हें इस बात का कोई ख्याल नहीं था? वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों ना भागती मैं उसके पीछे? पर्स में मेरा पासपोर्ट था, सभाजी का आईडी कार्ड था। फिर बाद में परेशानी होती कि, और जो परेशानी हमें हुई वो, हम इस आधे घंटे में पागलों की तरह तुम्हें पूरे जजीरे पे ढूंढ रहे थे। जानती हो हमारी क्या हालत थी? डीजे जो उसके चिल्लाने के बायस रुक गई थी, अब आगे बढ़ी और उसके गले लग गई। हया, तुम बिल्कुल पागल हो। उसकी आंखें रोने से मुतवरम थीं और वो दोनों फिर रोने लगी थीं। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। आइंदा मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वो पुन्हा कर कहता वापस पुलिस ऑफिसर की जाने पलटा था। वो अभी तक रोए जा रही थी। उसे पता था उसे वापसी पे जिहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आई तो हर सो अंधेरा छाया था। लिविंग रूम से टमटमाती सर्द रोशनी झांक रही थी। आने। उससे जंगली फूलों की टोकरी लॉबी में रखे स्टैंड पर धरी और बच्चे का हाथ थामे लिविंग रूम की तरफ आई। सोफे पे वो मामर खातून उसी तरह बैठी थी। उनके हाथ में चंद नोट थे जो वो गिन कर अलहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा उन नोटों को देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम आने, कैसे हो अब्दुल्ला? उससे बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स की स्ट्रैप उतारते हुए बड़ी मेज की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आयशे। लड़की ने मोमर हाथून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बटवे में रखने लगी। बिजली वाला पोल ठीक हुआ? बटवा बंद करते उन्होंने पूछा। वहाँ बंदे काम कर तो रहे हैं, अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा था। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज़ के साथ खड़ी अपना पर्स खोलती कह रही थी। मेरा काम था। उन्होंने बच्ची का हाथ थामते हुए सरसरी सा जवाब दिया, जो अब उनके साथ सोफे पर आ बैठी थी। काम भी था और रानी ने उसे पैसे भी दिए। आयशे, तुमने देखा? वो सुबह कुरान पढ़ने कब से नहीं आया, रोज बहाने बना देता है। बच्ची नाक सुखोड़ती कह गई। अपने पर्स को खंगालती आयशे ने पलटकर हफकीसू से देखा। बुरी बात है बाहर है, किसी के पीछे उसका यूं जिक्र नहीं करते। वो एक नज़र उस पर डालकर वापस अपने पर्स में से कुछ ढूंढने लगी थी। और ये वही लड़की थी ना? चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गिरे थे तो उससे पर्स की चीज़ें हाथ से उलट पुलट कर देखते हुए कहा, इधर क्यों आई थी? ये अब्दुल रहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा। उन्होंने टालना चाहा। अच्छा। वो उदासी से हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है? क्या कह रही थी? साफ इनकार। उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुल रहमान चला गया? उससे बात पलटी। हाँ, आज सुबह की फ्लाइट थी ना, वापसी का नहीं बताया? कह रहा था 2 से 3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफ़ा वो वापस ना आए। जाने दो आने, वो हर दफ़ा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली। एक हाथ से अभी तक वो पर्स के अंदर कुछ तलाश कर रही थी। आने, तुम्हें पता है आयशे गुल मुझसे नाराज़ है। बहारे अपने नन्हे नन्हे से जूतों के तस्मे खोलते हुए बताने लगी।
आने ने हैरत से मेज़ के सामने खड़ी आयशे को देखा, जिसकी उनकी तरफ पुछ थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहेती पे ये असर हुआ है कि आज ये बाजार में सड़क के वस में खड़ी अपना पांचों कहीं गिराकर स्याहों के कैमरों में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे, तो तुम इसे समझा दो ना, यूं नाराज तो ना हो। किस किस को समझाऊं? सफ़ीर कहता है उसके माँ बाप को समझाऊं, उसके माँ बाप कहते हैं सफ़ीर को समझाऊं, आप कहती हैं बहारे को समझाऊं, बहारे कहती है मैं खुद को समझाऊं, और अब्दुल रहमान कहता है। वो लम्हे भर को रुकी, फिर सर झटक कर पर्स की चीज़ें एक एक करके बाहर निकालने लगी। अब्दुल रहमान क्या कहता है? कुछ नहीं। उसे नफ़े में सर हिलाया, फिर जरा सी गर्दन मोड़कर बहारे को देखा, जो चेहरा हथेलियों पे गिराए आने के साथ बैठी थी। आज तुमने मुझे बहुत हफ़ा किया है बहारे। मैंने कहा था ना कि अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती। तो अच्छी लड़कियां कैसे करती हैं आयशे गुल? बहारे ने मुंह बिगाड़ कर उसकी नकल उतारी। अच्छी लड़कियां अल्लाह की बात मानती हैं। वो हर जगह नहीं चली जाती, वो हर किसी से नहीं मिल लेती, वो हर एक से बात नहीं कर लेती। उसने पर्स मेज पर उलट कर झाड़ा। तो फिर मैं बुरी लड़की हूँ? बहारे पल भर में रूहान सी हो गई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती। बस उससे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बुरा होता है, जिस पे अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। और जानती हो, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो वो क्या करता है? क्या? जब वो नाराज़ होता है तो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और जानती हूँ कि अकेला छोड़ना क्या होता है? जब बंदा दुआ मांगता है तो वो कबूल नहीं होती, वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती, वो रास्ता तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। वो अब मेज़ पे निकली अशिया उलट पुलट कर रही थी। खाली पर्स साथ ही ऊँधा रखा था। क्या ढूंढ रही हो? सफ़ीर ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था, यही पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुल रहमान ठीक कहता है, आयशे कुल कभी कुछ नहीं कर सकती। वो ये इसलिए कहता है ताकि आयशे कुल सब कुछ करना सीख जाए। उनकी बात पर उससे एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीज़ें वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रख कर भूल गई थी। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बहुत सारा बढ़ गया और क्लासेस का शेड्यूल पहले से सख्त हो गया, तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में ऐसी मसरूफ़ हुई कि कहीं आ जा नहीं सकी। वो बस मार्च के दिन थे। इस संपुल पे छाया कोहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा हर्षों गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेरे घास पे बर्फ़ की जमी सफ़ेद टहनियाँ नजर आती थी और सभांजी का सब्जा अपने असल रंग में लौट रहा था। ऐसे में ही एक दिन उन दोनों ने टॉप वेपी पैलेस म्यूजियम जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर उसी वक्त हाले आ गई। उसके पास कोई दूसरा प्रोग्राम था। एलोकेंट में मिलाद हो रहा है, चलोगी? क्यों नहीं, इसी बहाने थोड़ा सा सवाब ही कमा लेंगे। वरना मैंने और हया ने तो ऐसे कोई नेकी करनी नहीं है। डीजे अपना बैग बंद करते हुए बोली। वैसे रबी अव्वल खत्म हो चुका है या होने वाला है? हो चुका, मगर ये स्टूडेंट्स का मिलाद है और पढ़ाई के बायस मुलतवी होता जा रहा था, इसीलिए इतना लेट किया है। अब चलो। मेलाद में दर्स देने वाली लड़की ऊंची चौकी पे बैठी थी। सामने रखी छोटी मेज पे खुली किताब से पढ़कर वो तुर्क में दर्स दे रही थी। साथ ही वो एक शर्मिंदा निगाह सामने दीगर लड़कियों के साथ बैठी हया और हतीजा पे भी डाल देती, जो सरों पर दुपट्टे लपेटे बहुत तवज्जो से दर्स सुन रही थी। मुदर्रस लड़की सख्त शर्मिंदा थी। आसिन की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी मजबूरी थी कि उसे तुर्क में दर्स देना पड़ रहा था, और उसे यकीन था कि बज़ाहिर बहुत तवज्जो और गौर से सुनती पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स को समझ कुछ नहीं आ रहा। दर्स खत्म हुआ तो लड़की उनकी तरफ आई और बहुत मुआसरतवाना अंदाज में उनको देखा। आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। ले, समझ क्यों नहीं आया? टीचर ने नाक से मक्खी उड़ाई। पहले आपने हिजरा अस्वद को चादर पे रखने वाला वाक़या बताया, फिर गारे हिरा, वही मुसलमानों की इब्तिदाई तकालीफ, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बानियाँ, अबू जहल बिन हशाम की गुस्ताखियाँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कबूल इस्लाम, हिजरत मदीना, फिर ग़ज़वाए बदर। लड़की ने बेयकीनी से पलकें झपकाई। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी हिस्ट्री सारी समझ आती है। वो जवाबन हंसकर बोली। तुर्क उर्दू जैसी ही लगती थी और वाक़तन वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस्मा के बायस सब समझ पा रही थीं। शुक्रिया शुक्रिया। वो इतनी खुश हुई कि उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाद खत्म हुआ तो हाले की अम्मी का फ़ोन आ गया। उन्हें कोई ज़रूरी काम था, सो हाले ने उनके साथ आगे जाने से माजत कर ली। अब उन्हें टॉप पेपी पैलेस अकेले जाना था। दो लोग अकेले तो नहीं होते। वो टॉक्सिम स्क्वायर पे बस से उतरी तो हया ने उसे तसल्ली दी। डीजे हंसी।
फिर भी तीसरे को साथ लेने में क्या हर्ज है। वो क्लास स्ट्रीट की जाने मुड़ी तो कदम खुद ब खुद बर्गर किंग की जानिब उठने लगे। वो चलेगा हमारे साथ? उस रोज़ कितना गुस्सा किया था उससे याद है? वो इसलिए कि तुम्हें ढूंढते हुए बहुत परेशान और फिक्रमंद हो गया था। मगर अब थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो ज़रूर चलेगा। इस क्लास स्ट्रीट वैसे ही रश से भरी थी। वो दोनों बाजू में बाजू डाले तेज तेज चल रही थी। ये उनकी दोस्ती की अलामत हरगिज़ नहीं थी, बल्कि स्ट्रीट के जेब कतरों से बचाव के लिए वो अपने मिले हुए कंधों से पर्स लटकाए थी ताकि छीनने न जा सके। हया तो उस वाक़ये के बाद बहुत मुहतात हो गई थी। अब भी उसने अपने सफ़ेद कोट के ऊपर पर्स यूँ डाल रखा था कि बाएं कंधे से सैप गुजार कर दाएं पहलू से पर्स लटक रहा था। बाल खुले थे और दुपट्टा गर्दन के गिर्द लपेटा था। टीजे ने भी अभी उसी की तरह शलवार कमीज पे स्याह लंबा कोट पहन रखा था। बर्गर किंग में खूब गहमा गहमी थी। अश्तिया अंगेज सी महक सारे माहौल में फैली थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आई। सामने तवील सा किचन था। इधर उधर एप्रन और टोपियां पहने दो चार अफराद आ जा रहे थे। एक स्लैब के साथ वो भी खड़ा था, जीन्स और शर्ट पे सफ़ेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा टोका लिए। वो कटिंग बोर्ड पे रखे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े को खटाखट काट रहा था। गुड मॉर्निंग मैनेजर। दोनों ने चौखट में खड़े होकर आवाज़ से बुलंद पुकारा तो उसका तेजी से चलता हाथ होगा। उससे गर्दन उठाकर उन्हें देखा, फिर सर से पांव तक उनका जायजा लिया। दोनों जॉगर्स पहने फूले हुए हैंड बैग्स उठाए हुए थी। हया के हाथ में रोल किया हुआ इस्तांबुल का नक्शा था और डीजे के हाथ में एक गाइड बुक। गोया वो पूरी पूरी तैयारी से आई थी। गुड मॉर्निंग। वापस कोच की तरफ मतवजा हुआ और दूसरे हाथ से एक छोटी सी स्टैंड पे लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पे पटक कर रख दी। उस पर लिखा था, आई एम बिजी, डू नॉट डिस्टर्ब। हया और हदीजा ने एक दूसरे को देखा। फिर हया वहीं चौखट के साथ टेक लगाए बाजू सीने पर लपेटे सेरिला मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। जब डीजे मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम टॉप कपी पैलेस जा रहे हैं, हदीजा ने काउंटर के सामने आकर इतला दी। इस्तकलाल स्ट्रीट से बाहर निकलो, टॉक्सिम से म्यूनिसिपैलिटी बस पकड़ो, वो पहुंचा देगी। वो सर झुकाए एक हाथ से कोश का टुकड़ा पकड़े दूसरे हाथ से खट-खट छुरा चला रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ़ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से रब्ता करो। डीजे ने पलट कर हया को देखा। उससे मुस्कुराते हुए शाने उचका दिए। वो वापस जेहान की तरफ घूमी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम में से कोई फिर टॉप कैपी किले में गुम हो जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद होगा। एक दफ़ा फिर सोच लें। लिख कर दे दूं? वो कहते हुए टुकड़ों को एक तरफ टोकरी में रखने लगा। उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा, एक बात बताएं, इस क्लास सीट में जेब कतरे होते हैं ना? डीजे ने उसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा जो करीबी चार्जिंग पे लगा था। हाँ। तो समझे आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फोन उचका, तार निकाले और हया के साथ आ खड़ी हुई। मोबाइल वाला हाथ उससे कमर के पीछे कर लिया था। क्या मतलब? उसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वह हाथ रोक कर उन्हें देखने लगा। मतलब ये कि अगर आप हमारे साथ टॉप कपी पैलेस नहीं चलेंगे तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जौहर तो खरीद ही लेंगे। वैसे फ़ोन अच्छा रखा हुआ है आपने। वो उलट पुलट कर मोबाइल देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से कम का तो नहीं होगा। वो छुरा रखकर उनके सर पर आन पहुंचा। मेरा फ़ोन वापस करो। खड़ी निगाहों से उसे देखते हुए उससे हाथ बढ़ाया। टॉप कपी से वापसी पे दे दूंगी, वादा। मतलब तुम लोग मुझे यगामाल बनाकर ले जाओगी? कोई शक? वो पहली दफ़ा बोली। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है। फिर मैं कभी तुम दोनों नकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूंगा। वो एप्रन गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बड़बड़ा रहा था। और अगर आज तुम दोनों में से कोई खोई तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। हाथ धोकर जैकेट पहनता वो उनके साथ बाहर निकला। टॉप कपी सहराई के सामने वो सब्ज़ार पे साथ साथ चल रहे थे। हया दरमियान में थी और वो दोनों उसके अतराफ में। जिहान, ये टॉप कपी सहराई का मतलब क्या होता है? मैं एक यगामाल शुदा गाइड हूँ और यगामाली अमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले च्युइंगम चबाता शाने उचकाकर बोला, मैं बताती हूँ। टॉप कपी का तोप दरअसल उर्दू वाला तोप ही है। जैसे तकसीम टॉक्सिम बना है वैसे ही तोप टॉप बन गया। कपी कहते हैं गेट को और सराय होगा महल, तो तोप कपी सराय बना कैनन गेट पैलेस। आई एम जीनियस, है ना जिहान? मैं नहीं बोल रहा। वो सकता हुआ था। टॉप कपी पैलेस 400 साल तक सलातीन का महल रहा था। सुरमाई अजीम आलिशान किला नुमा महल
जहाँ खास कमरों के पहरेदार गूंगे पहरे हुआ करते थे ताकि रात दीवारों के बाहर न निकले, और जिनके खून नुमा मीनार शाहाना अंदाज में ऊपर कूटे हुए थे। सुल्तान का अजीम वर्षा और असासे, चीनी पोर्सिलीन के नीले और सफ़ेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिलाकर खाना डाला जाता हो तो बर्तन का रंग बदल जाता हो। 86 कतरात के जवाहरात से मेज़ीन सुल्तान के शाही लिबास से गाँव को हीरा करते थे। ये मनहूस कार्ड हमारे सर पे ना खड़ा होता तो मैं किसी तरह दो चार हीरे तो तोड़ ही लेती। डीजे उन आंख चुंधिया देने वाले कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मलाल में गिर चुकी थी। होलियन ऑफ होली मेंटल के हिस्से में दीनी मतकबरात थे। वो एक ऊंचा हॉल था, मुनक्किश दरो दीवार, रंग बिरंगी टाइल्स से सजे चमकते फर्श, बुलंदो बाला सतून। हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में मुखी तरीही अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। दफातन एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तकबरुक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छड़ी थी, पूरी सी छड़ी जो शीशे में मुकी थी। वो गर्दन तिरछी करके उसको देखने लगी, फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैप्शन सामने ही लगा था, स्टाफ ऑफ मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अज़ा। उसकी सुकेड़ कर पड़ती आंखें पूरी खुल गईं, लब भी नीमा हो गए। लम्हे भर बाद वो दूर खड़ी डीजे का बाजू तकरीबन दबोच कर उसे इधर लाई। डीजे, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। रियली? उसे बेयकीनी से पलकें झपकी। मगर ये इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिर कर हर जाविये से उसको देखने लगी। जिहान भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता उनके पास आ खड़ा हुआ था। उसके लिए तो ये सब पुराना था, मगर वो दोनों तुम्हारे जोश की राहदारी में आगे पीछे एक एक तबर्रुक की तरफ लपक रही थीं। उनके दुपट्टे सरों पे आ गए थे। काबा का ताला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साफ़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, दांत मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलवार। दीजिए, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते? वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने खड़ी थीं। कोई ऐसा मकनातीसी असर था कि उस तलवार में के मुकाबिल को बांध देता था। मगर हम इस काबिल कहाँ हैं हया? खदीजा ने तासुब से वो सर हिलाया। वो अभी तक यूं ही उस तलवार को देख रही थी। अगर हम इसको छू सकते तो जानती हो क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लम्स में तय हो जाता। मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ? जिहान, ये सब तबरुकात असली है ना? जिहान ने धीरे से शाने उचकाए। मैंने कभी ना इन पे रिसर्च की, ना कोई रिसर्च पढ़ा। कोई इम्कान है कि ये सब असली हैं। कहने वाले तो कहते हैं मुसलमानों के रेलिक्स भी उतने ही नकली हैं जितने ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। ये असली हैं, मेरा दिल गवाही दे रहा है। ये सब हमारे अंबिया से वाबस्ता रहने वाली अशिया हैं। तहरीक खिलाफत इन्हीं मुतरकबात और मुकामात मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो चलाई गई थी। डीजे को माशरती उलूम का भोला बसरा सब याद आ गया। टॉप कैपी पैलेस में खूब घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जिहान ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये ले, क्या याद करेंगे और फिक्र ना करें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की कोशिश ज़रूर करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजे के हाथ से मोबाइल लेते हुए वो मुस्कुराया था। टॉप कैपी के साथ एक रेस्टोरेंट से जिहान ने उनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया। तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना, और खाने के दौरान ही डीजे सर दर्द की शिकायत करने लगी। जब तक खाना खत्म हुआ वो बहुत पसमरदा से लगने लगी थी। उसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा था। मेरा ख्याल है मैं वापस डोम में जाकर रेस्ट करूं, तुम लोग अकेले घूमो फिरो। उसकी तबीयत वाकई खराब लग रही थी। जोरों ने उसे जाने दिया। वो चली गई तो वो दोनों टॉप कपी की पिछली तरफ आ गए। वहाँ एक वसी और ये सफ़ेद संगमरमर के चमकते फर्श वाला बरामदा था जिसे सफ़ेद सतूनों ने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले फासले पर चौकोर चबूतरे से बने थे, जिसके सामने टेरिस की तरफ चंद गज चौड़ा खुला अहाता था। उसके आगे ऊंची सफ़ेद मंडेर बनी थी। वहाँ खड़े होकर मंडेर पे कोनियाँ रखकर देखो तो नीचे बहता मरमर का झाग उड़ाता समंदर दिखाई देता था। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता इंसान सदियाँ वहाँ बैठा समंदर देखता रहे। थक गए हो? वो दोनों सतून के साथ टेक लगाए चबूतरे के किनारे पे बैठे थे। जब हया ने पूछा, उससे जिहान जरा थका थका लगा था। नहीं, मैं ठीक हूँ। ज़रा सा बुखार है शायद। उसने खुद ही अपना माथा छुआ,
फिर अस्वाद में सर हिलाते हुए जैकेट की जेब से गोलियों की डब्बी निकाली। ढक्कन खोलकर डब्बी हथेली पे उल्टी, 2 गोलियां अलहदा की और डब्बी बंद करते हुए दोनों गोलियां मुंह में डाली और फिर निकल गया। मेरे पास पानी था। वो अपना पर्स खंगालने लगी, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। तुम ठीक हो? वो तशवीश से उसका चेहरा देख रही थी। सुबह रेस्टोरेंट से निकलते हुए भी उसे यूं ही जिहां की आवाज़ जरा धीमी लगी थी, मगर उससे पूछा नहीं। अब शायद उसका बुखार शदीद हो गया था, क्योंकि चेहरे पे असरात आने लगे थे, सूख पड़ती आंखें और निढाल सा चेहरा। बस मैंने देख लिया समंदर, अब वापस चलते हैं। तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। घर जाते जाते घंटा लग जाएगा। मैंने अभी दवाई ली है, उसका असर होने में ज़रा वक्त लगेगा। अभी यहीं बैठते हैं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए थकान से कह रहा था। चंद लम्हे खामोशी से बीत गए। उन चबूतरों पे दूर दूर तक टोलियों की सूरत में स्याह बैठे नजर आ रहे थे। बहुत से लोग आगे मंडेर के साथ खड़े होकर समंदर को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊँ? तुम अकेली बोर तो नहीं होगी? अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरी लैंड लेडी शायद आ जाए झगड़ा करने। मैं फ़िलहाल उसका सामना नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, तुम लेट जाओ, ये शॉल ले लो। उससे बैग से शॉल निकालकर उसे थमाई। वहाँ ठंडी हवा बहुत तेज थी। ये शॉल और डीजे बात और पिकनिक मैट लेके के इस्तेमाल करती थी। थैंक्स। वो सुकून के साथ फर्श पे लेट गया। आंखों पे बांसुर रखे वो गर्दन तक शॉल कंबल की तरह टाली कब सो गया उसे पता नहीं चला। उसे यकीनन बहुत सर्दी लग रही थी। वो उससे एक सीना नीचे आ बैठी थी। हर चंद लम्हे बाद वो गर्दन मोड़कर ऊपर लेटे जिहान को देख लेती थी। वो सो चुका था।